रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये लाइंस, ये पंक्तियां, ये गाना, ये दोहा, इसको आप जो कहिए कहीं ना कहीं गांधी जी से संबंधित है। और आज का चैप्टर भी आपको मैं आज मैं जो है शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। क्वेश्चन आपके लिए चेतावनी ये है कि इस चैप्टर को आप स्किप मत कीजिएगा। आप अगर वीडियो मेरी पूरी नहीं देख पाए या नहीं देख रहे हैं या बोर हो गए, मान लीजिए कोई लोग हो सकते हैं, या आपको लगे बहुत लंबा हो रहा है, तो कहीं से आप पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी एग्जाम फेस किए हैं, जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, जहां भी सभी तरह के कॉम्पिटिशनल एग्जाम में इससे संबंधित एक न एक प्रश्न आए हैं या एक से अधिक प्रश्न आए हैं। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम सीरीज, तो छोटे मोटे एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को मैराथन की दौड़ में देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आराम से ध्यान लगा के पढ़िए और धैर्य रखिए, क्योंकि आपका जो धैर्य है ना, वो आपके प्रथम परीक्षा से लेके साक्षात्कार तक, यानी इंटरव्यू तक काम देने वाला है। और केवल इंटरव्यू में नहीं, एग्जाम और इंटरव्यू से बाहर जब निकलेंगे तो आपके समाज में जहां आप रहते हैं, वहां आपका धैर्य ही आपके व्यवहार का परिचय देगा। आप जितना अच्छा धैर्य रखेंगे उतना अच्छा कहे जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा। ज्यादा भाषण मैं दूंगा नहीं आज मैं सीधे चैप्टर पे आऊंगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है। जी हाँ, चैप्टर बहुत बड़ा है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह है गांधी का अभ्युदय, जन राष्ट्रवाद के युग का आरंभ। और ये चैप्टर जो है 305 से 324 पेज तक है। जी हाँ, सही सुना आपने, 305 से 324 पेज तक। जी बिल्कुल। और ऐसा क्यों है इतना लंबा चैप्टर? क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे गांधी जी से संबंधित जो भी उन्होंने पहला असहयोग आंदोलन किया, पहली भूख हड़ताल की, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उन सबसे संबंधित घटनाओं का जिक्र है। साथ साथ 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित सारे प्रावधान, उसकी उपलब्धियां, उसकी कमियां, उसके दोष और उस पर हमारा मूल्यांकन, सब कुछ दिया हुआ है। अभी तक आपने पढ़ा होगा, मैं इस बात को मानता हूं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 क्या क्या चीजें हैं, कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, चाहे वो YouTube के माध्यम से हो, चाहे वह किताब के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से हो, लेकिन इस तरह से विस्तार में आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी। आज आप पढ़ लीजिए, इससे आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ है ही नहीं इससे बाहर का। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए। और जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर पहले के वीडियो आपने नहीं देखे, स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है, 15वां चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स वाइज डाले हुए हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और आप आराम से उस सारे चैप्टर को देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो जरूर देख लीजिएगा जाके। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे कि आपको इससे जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भूल जाते हैं, आप देख तो लेते हैं, कमेंट भी करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक कीजिए दोस्त, तभी तो पता चलेगा, तभी तो मजा आएगा और मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा, देर नहीं लगाऊंगा। आइए चलते हैं अपने चैप्टर पे, आपको लेके चलता हूं मैं अपनी नोटबुक पे। तो दोस्तों लेके आ गया हूं मैं आपको अपनी नोटबुक पे, और ये बुक है जो जिसका नोट्स हम बना रहे हैं, स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। और ये है नोटबुक। अब इसमें हमें क्या करना है कि पहले देखना है कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए मैंने पेन डाल के रखा है यहाँ पे।
ये इकाई 7 है, चैप्टर है 15 और इसका नाम है गांधी का अभ्युदय। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्त, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्लीज़ आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसको स्किप करने का मतलब है, देखिए मैं सामने, इसको स्किप करने का मतलब है कि अपने आप को धोखा देना। मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में जो है इससे प्रश्न आए हैं। लगभग मैंने सभी परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न इस चैप्टर से देखे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। 304 से 324 या 325 तक ये है, 18-19 पेज हमें पढ़ना है। तो अभी कभी हम लोग पढ़ेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 15 मेरे नोटबुक में मैंने इसे अपना कहाँ स्थान दिया है, इसको देखते हैं। तो मेरी नोटबुक आपके सामने है, मैं नोटबुक के आपके सामने इसको खोलता हूँ, कहाँ पे मैंने जो है नोट्स को बनाया है। जी, तो ये मेरी बुक है और इस बुक में जो है देखिए सारे चैप्टर वाइज सब कुछ मैंने पेज वाइज लिखे हैं। और अभी जो चैप्टर है गांधी जी का अभ्युदय 173 से, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ, 173 से 181 पेज तक हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 173 पृष्ठ निकालते हैं। सारे के सारे देखिए जब मैंने पढ़ा दिए हैं और साथ में आपके मैंने पढ़ भी लिया है। तो अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो पीछे जाके आप ज़रूर देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग आ गए हैं 173 नंबर पेज में। मैं अपनी कॉपी को कुछ इस प्रकार से घुमा लेता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा हॉरिजेंटली में रख लेता हूं अपनी कॉपी को। तो ध्यान देंगे, हमें पढ़ना है गांधी जी का अभ्युदय। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे मैंने इस चीज़ों को लिस्टेड किया है। आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है और इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान लगाना है, तभी आप जो है परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न को का सही उत्तर दे पाएंगे, चाहे वह पीटी हो चाहे वह मेंस हो। तो अध्याय 15 गांधी का अभ्युदय, इसके लिए हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने का कारण। अब राष्ट्रवाद की गांधी जी के आने से किस प्रकार राष्ट्रवाद में को समर्थन मिला, उसके कारण को देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैंने मोटे तौर पे अभी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ ऐड कर लेंगे। इसके बारे में पढ़ना है। उत्तरदायी कारक, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका मूल्यांकन, इसकी कमियां तथा दोष और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी इसके लिए। उसके बाद गांधी जी का अभ्युदय। अब गांधी जी जब आए तो दक्षिण भारत में उन्होंने माफ कीजिएगा दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है किस प्रकार सत्याग्रह किया, किस तरह उन्होंने उदारवादी संघर्ष का मतलब बिना हिंसा के बिना लड़ाई झगड़े के संघर्ष किया। सत्याग्रह का जो है लाभ क्या हुआ उन्हें, सत्याग्रह का काल हमें पढ़ना है। सत्याग्रह की तकनीक, उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस चैप्टर से। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों का भूख हड़ताल था ये, तो इसको आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, गांधी जी की उपलब्धियां, रॉलेट एक्ट, हंटर आयोग का परिचय, कांग्रेस का दृष्टि, यहाँ से शुरू है। ये तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें जो है पढ़नी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज खोलते हैं यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट पेज आपके सामने है। राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण। जी हाँ, आखिर क्यों ये राष्ट्रवाद फिर से शुरू हो गया, फिर से जीवित हो गया, तो आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने हर चीज़ को जो है स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री नोट्स
के रूप में निकाला है किताब से, और आशा करूंगा कि आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। तो युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयां हुई। देखिए, जब युद्ध होता है ना कोई भी देश में, कहीं भी जब युद्ध कीजिएगा ना, घर में झगड़े कीजिएगा, लंबे समय तक चलेगा, तो पैसे की जो है कमी हो जाएगी, केस वेस लड़िएगा, या उसमें लड़ाई झगड़े में थोड़ा अगर गोली बंदूक का इस्तेमाल कर लिए, कुछ भी अगर करते हैं तो आपको संसाधन का लॉस होता है और आपको जो है पैसे की कमी हो जाती है। वही यहाँ पे हुआ। युद्ध के बाद कई सारी आर्थिक कठिनाइयां हुई। अब इन आर्थिक कठिनाइयों से उबरने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि करों को बढ़ा दिया, राजस्व कर जो थे उनको बढ़ा दिया, अपनी चीज़ों के मूल्य को बढ़ा दिया। अब यहाँ से जो है लोगों के नाक के ऊपर पानी जाने लगा। इसीलिए राष्ट्रवाद जो है, लोग जो है लड़ने को तैयार हुए राष्ट्र के प्रति। पीछे भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में। खैर, अब देखते हैं कि कौन कौन सी आर्थिक घटनाएं हुई। तो उद्योगों को भारी क्षति हुई। उद्योगों को तो भारी क्षति होगी ही, क्योंकि अंग्रेज जो थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी हानि सह चुके थे, वो अपना लाभ कमाना चाहते थे, तो वो अपने उद्योग को प्रमोट कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। तो यहाँ पे भारतीय उद्योगों को बहुत क्षति हुई, जिसके कारण जो शिल्पकार और दस्तकारों का जो है पलायन होने लगा। वो लोग या तो वो लोगों ने नौकरी छोड़ दी, या फिर वो जो है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। दूसरा, अगला, कृषकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। कृषक, किसान, अब जिन पर आप कर लगाइएगा, युद्ध का प्रभाव उन पर भी है, और उन पर आपने कर को बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो उन्हें क्या हो गया कि जो उपजाते थे उससे अधिक उन्हें टैक्स देना पड़ जाता था। उसके बाद सैनिकों का युद्ध अनुभव। जो सैनिक, जिन सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती जिन सैनिकों को शामिल किया गया था, उन्होंने क्या देखा वहां पर? उन्होंने देखा कि ब्रिटेन केवल अपने लिए लड़ रहा है, भारत के हित का कोई नामो निशान वहां पे नहीं है। उसके बाद एक और घटना हुई, जब वो युद्ध से लौटे भारत, तो भारत में अपने ही लोगों की स्थिति दयनीय देखते हुए उन्हें सब व्यर्थ लगने लगा, और सब छोड़ छाड़ के ब्रिटिशों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। तो यह कारण यह भी था। उसके बाद शिक्षित शहरी वर्ग की बेरोजगारी। अभी यही हाल है देश का, कि चाहे वह गांव का वर्ग हो, ग्रामीण वर्ग हो, चाहे शहरी वर्ग हो, जो शिक्षित है उसको रोजगार जल्दी मिल नहीं रहा है। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है, शिक्षित शहरी वर्ग की बेरोजगारी। इससे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरह डगमगा गई। तो आर्थिक स्थिति जब डगमगाती है तो उसका कारण लोग किसको समझते हैं? जिसका शासन है। अगर मोदी जी का शासन है और अभी आर्थिक स्थिति देश की खराब होगी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लोग उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे। देश आगे बढ़ेगा तो उन्हीं का नाम होगा। वैसे ही यहाँ पे शिक्षित शहरी वर्ग की बेरोजगारी जो है, उन सभी शिक्षित वर्गों को रोड पे ले आई और आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखिए, राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए, जिंदा होने के लिए, मतलब जीवंत फिर से जगना राष्ट्रवाद का कारण, एक कारण था आर्थिक कठिनाई, जिनमें हमें ये पॉइंट्स पढ़ने थे। आगे, युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा। अब जो भी भारतीय, चाहे वह भारत का नेता हो, उदारवादी नेता कांग्रेस का, चाहे वह कोई सैनिक हो, चाहे वह कोई नागरिक हो, चाहे वह कोई जमींदार हो, जिसने जिसने भी जो है सहायता की ब्रिटेन की, सबको आशा था कि हमें राजनीतिक लाभ होगा, हमें राजनीतिक लाभ होगा, हमें अपनी जमीन मिलेगी, स्वशासन मिलेगा, उत्तरदायी सरकार मिलेगी, जिम्मेवार सरकार मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों के योगदान के बदले उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। कोई राजनीतिक लाभ ना मिलने से राष्ट्रवाद का सृजन हो गया। तो समझ गए, जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो चलो भाई राष्ट्रवाद की तरफ चलते हैं, लड़ाई करते हैं। उसके बाद आगे, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। अब देखिए, विश्वव्यापी मतलब कि पूरे विश्व में व्याप्त जो साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद का मतलब कि साम्राज्य का स्थापना जिन जिन लोगों ने, बाहरी देशों ने दूसरे देशों पे की थी, वो लोग समझते थे कि जो देश दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन भारत में आया, तो लोगों को पहले लगा कि ब्रिटेन हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, शिक्षा नीति में सुधार कर रहा है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन कर रहा है,
भवन निर्माण कर रहा है, किला निर्माण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा लगता था लोगों को। वैसे ही लोगों को जो है विदेश में जगह जगह पर जब दूसरे दूसरे के देशों ने जो कब्जा किया, वहां के बसे, तो लोगों को लगा था कि अब जो है उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, मोह भंग हो गया। किससे? विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से। पेरिस शांति सम्मेलन में साम्राज्यवादी राष्ट्रों की मंशा सामने आई। जी हाँ, पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था, वो सम्मेलन कहने को शांति सम्मेलन था, लेकिन वो सम्मेलन इसलिए हुआ था, सारे जो है रशिया था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, जो लोग शक्तिशाली देश थे, उन लोगों में ये वार्ता, ये जो है मीटिंग इसलिए हुई थी ताकि अपने अपने हिस्से को लोग बांट ले, न कि उसका विकास करे। मतलब भारत में हमारा कितना हिस्सा होना चाहिए, चाइना का कितना हिस्सा होना चाहिए, इसी चीज के लिए यह पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। तो इससे जो है जितने साम्राज्यवादी राष्ट्र थे उनकी मंशा सामने आई। जी हाँ, लाभ के अलावा वो उपनिवेशों को आपस में बांटने लगे, वो केवल अपना जो है लाभ देखते थे। उसके बाद रूसी क्रांति का प्रभाव। जी हाँ, रूस में हम सभी जानते हैं जारशाही शासक था, राजतंत्र था, राजा का शासक था, और राजा भी ऐसे काफी उड़ाने वाले, सरकारी संपदा का जो है एकदम अंधाधुन उपयोग करने वाले, जो खुद के लाभ के लिए वो सब करते थे। तो रूस में क्रांति फैली और रूस में जारशाही का अंत हो गया। 1917 में रूस में अत्याचारी जारशाही शासन का अंत हो गया, गणतंत्र की स्थापना हुई। लोगों को इससे जो है राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का अवसर मिला, जनसमूह की एकता को बल मिला। लोगों को पता चल गया कि अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। तो ये भी एक राष्ट्रवाद का कारण था। कितने आसान से समझ लिया हमने। तो पहला आर्थिक समस्या, दूसरा राजनीतिक लाभ नहीं, तीसरा साम्राज्यवादी जो विश्वव्यापी जो साम्राज्यवादी देश थे उनसे मोह भंग हो गया। उसके बाद रूसी क्रांति का प्रभाव। अब अंत में क्या हुआ, राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ते देख उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया गया। हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो होम रूल लीग की भी जो मांगे थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पूरा कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में पूरा कर दिया गया था। तो यही सब चीज को देखते हुए इतना राष्ट्रवाद जो फैल रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ हवा जो चलने वाली है, उस तूफान को रोकने के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, चूंकि 1919 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसका नाम नहीं है। मॉन्टेग्यू कौन थे? तो ये भारत सचिव थे, ब्रिटेन में ये भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ सुधार किए, इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले पेज पर, अब पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, आपको उसको पूरा पढ़ना है। तो चलिए आ गए हम इस पृष्ठ पे। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूं, नहीं तो आपको ये नहीं दिख पाएगा। जी, तो हम लोग अब आ गए। देख कितने अच्छे से मैंने जो है एरो वगैरह करके और ग्राफ वगैरह कर ग्राफिंग वगैरह करके आपको समझाने का प्रयास किया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के एक ही प्रावधान थे। तो आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो पहले इसका कारण के बारे में जानते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी हाँ, तो उत्तरदायी कारक। तो देखिए हमें लिखा है मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे ब्रिटेन में, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। तो सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से उदारवादी असंतुष्ट थे। कहीं ना कहीं भारतीयों में जो है असंतुष्टि का भाव था, कहीं ना कहीं भारतीयों में क्या था, असंतुष्टि का भाव था। किससे? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको भारत परिषद अधिनियम, उस समय मार्ले मिंटो, तो मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो थे वायसराय। तो 1909 में जब इन्होंने मिलकर कुछ सुधार किए, तो सबसे बड़ा चीज में उन्होंने किया था, मुस्लिम प्रतिनिधि को जो है
सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया था, उनको स्थान दिया था। तो कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। तो इससे जो है उदारवादी असंतुष्ट थे, उदारवादी नहीं भारतवासी भी असंतुष्ट थे। तो इसको कवर करने के लिए, सुधार करने के लिए अधिनियम लाया गया। पहला कारण ये था। दूसरा कारण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस तरह के अधिनियम की आशा की गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों की जो मांगे थी वो मांगे ही जो है इस तरह के, ये जो अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसके प्रावधान में जो जो चीज बताए गए हैं उन्हीं की मांग थी। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद कांग्रेस लीग समझौता, ये बहुत बड़ा बात था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों अलग अलग रहते थे, छटक के रहते थे। अब ये दोनों एक हो गए थे। कब? 1916 के लखनऊ समझौता में। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही घातक स्थिति थी। इसको कवर करने के लिए उन्होंने ये लाया था। स्वशासन की तीव्र मांग, स्वशासन यानी घर का शासन, होम रूल, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो स्वशासन की बहुत अधिक मांग थी जिसके लिए ये अधिनियम आया। और मॉन्टेग्यू की उदारता, जी हाँ, मॉन्टेग्यू साहब बड़े ही उदार व्यक्ति थे। शायद डलहौजी या डायर होता तो ये ऐसा अधिनियम कभी नहीं लाता। हम पढ़ेंगे इस अधिनियम के बारे में डिटेल में। तो मॉन्टेग्यू की उदारता भी एक कारण थी इस अधिनियम को लाने की। तो कितने आसानी से हमने इसको देख लिया, आशा करूंगा आपको याद भी हो गया होगा। अब जानते हैं इसकी विशेषता। जी हां, इतना बड़ाई हो रहा है इस अधिनियम का, तो आखिर इसकी विशेषता क्या है, यह जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज कि इसमें प्रांतीय सरकार, द्वैध शासन प्रणाली का विकास हुआ। सबसे पहले जो प्रावधान था वह था प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन प्रणाली और केंद्रीय सरकार में द्विसत्तात्मक प्रणाली। दोनों के बारे में जानेंगे। जन्मदाता थे लियोनिल कॉटिस। लियोनिल कॉटिस नाम याद रखिएगा जब कहा जाए। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता लियोनिल कॉटिस थे और यह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में इसको अप्लाई किया गया था, इसको लाया गया था। तो ये क्या है भाई द्विशासन, द्वैध शासन? द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, द्वैध शासन में होता है कि शासन एक आदमी के हाथ में नहीं रह के दो आदमियों के हाथ में, दो शक्तियों के हाथ में बांट दिया जाता है। कुछ विषय उनको दे दिए जाते हैं, कुछ चीजें उनको दी जाती है। अब आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज तो चालाक थे, जिस चीज में ज्यादा फायदा होता था वो खुद रख लेते थे। तो पहले तो उन्होंने दो भाग में इसको बांट दिया, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तो आरक्षित जितने भी थे, आप लोग जानते हैं ना, आरक्षित मतलब रिजर्व होता है। ये जो रिजर्व किसके लिए था? गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के लिए। यानी कार्यकारिणी परिषद जो थी वो गवर्नर के हेल्प के लिए थी, सहायता के लिए थी। और इसके कंट्रोल में आरक्षित विषय था। आरक्षित विषय में क्या क्या आते हैं? कानून। अब देखिए, गिरफ्तारी करना होगा तुरंत कानून लगा देंगे। वित्त, पैसे की लेन देन, भू राजस्व, भू राजस्व में टैक्स तो लगाना ही है ना, ऐसे याद रखिएगा तो कितना आराम से आपको याद हो जाएगा। सिंचाई, अब सिंचाई में भी जो है टैक्स लगाना है। और उसके बाद खनिज, खनिज जानते हैं ना, अबरख, लोहा, तांबा, इन सब चीजों पे इन्होंने अपना अधिकार रखा। गवर्नर, दोनों में गवर्नरे है, कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन साथ में कौन है? यहाँ कार्यकारिणी परिषद है और यहाँ पे भारतीय मंत्री हैं। भारतीय मंत्री को क्या दिया? शिक्षा, मतलब कमाए हम और शिक्षा में लगाइए आप। स्वास्थ्य, बीमारी का आप देखिए। स्थानीय प्रशासन आप देखिए। उद्योग धंधे आप देखिए। खेती आप देखिए। और आबकारी विभाग आप देखिए। अब ये विभाग जिसमें कमाई नहीं होना थी, खाली खर्च लगने वाला था, इन्होंने जो है भारतीय मंत्री को दिया और इसकी मॉनिटरिंग कौन करता था? गवर्नर। तो दो भागों में बांटा गया। ये कार्यपालिका, ये पूरा जो है कार्यपालिका का एक भाग था। व्यवस्थापिका में क्या सुधार हुआ? कार्यपालिका जो लोग कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी जिसमें मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसमें उन्होंने और विस्तार किया, संख्याएं बढ़ा दी भारतीयों की। तो खुश हो गए लोग। उसके बाद महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा। याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में आते हैं। उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिका
को अधिकार मिला। प्रांतीय व्यवस्थापिका कहने का मतलब प्रांतों में जो सरकार थी उनको उनके अधिकार में को और बढ़ाया गया। बोलने की स्वतंत्रता दी गई, जी हाँ, लेकिन वोट देने की स्वतंत्रता नहीं, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं। देखिए कितने ही लोग चालाक थे। प्रांतीय परिषदों को विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। जी हाँ, आज हम लोग जो विधान परिषद देखते हैं तो जितने प्रांतीय परिषद थे मंत्रियों के, सबको विधान परिषद की संज्ञा दी गई। तो ये व्यवस्थापिका में सुधार हुआ। तो एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, द्वैध शासन, ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी जो है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी विशेषता है केंद्रीय सरकार अनुत्तरदायी शासन। अब इसमें देखिए क्या हुआ, अनुत्तरदायी का मतलब होता है कि ये लोग जो है उत्तरदायी तो थे लेकिन कुछ मामलों में ये अपने उत्तरदायित्व से भाग गए थे। कैसे, देखिए कार्यपालिका में क्या सुधार हुआ। गवर्नर जनरल मुख्य अधिकारी, मतलब सारा का सारा जो फाइनल जो सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा, वो किसका होगा, गवर्नर जनरल का। तो मुख्य अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी कह सकते हैं, गवर्नर जनरल था। उसके बाद केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों का बंटवारा हुआ। केंद्र में कौन कौन से विषय रहेंगे, प्रांतीयों में, लेकिन सबका पावर किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। कार्यकारिणी परिषद में 8 में से 3 गो भारतीयों का, मतलब यहां भी घपला, ये घपला कर दिया, आधा आधा रखता तो 8 में से 3 भारतीय, 5 गो अपने रहेगा, मतलब अपने ज्यादा रहेगा। तो कार्यकारिणी परिषद में जो है 8 में से 3 भारतीयों को रखा गया। ये केंद्रीय सरकार में कार्यपालिका में सुधार हुए। अब व्यवस्थापिका में क्या हुआ, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या हुआ, 2 तरह के व्यवस्थापिका को यह किया गया। पहला विधानसभा और दूसरा राज्य। आप लोग अभी देखते हैं ना कि एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है। यहां भी कुछ ऐसे ही हुआ, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद की जो शुरुआत हुई थी वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से ही हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आते जाते रहता है परीक्षा में। अब उस समय क्या था, विधानसभा का कार्यकाल अभी तो 5 वर्ष है, उस समय 3 वर्ष था, और विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था, उस समय की बात है। इसमें कुछ और चीज की सुधार किया गया। सदस्यों को जो है पूरक प्रश्न पूछने का, स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया। मतलब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब गवर्नर जी देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और प्रस्ताव ला सकते हैं स्थगन का, स्थगित करना किनके हाथ में, गवर्नर जनरल के हाथ में। मतलब यहां भी हम लोग दोष पढ़ेंगे इसके तो ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद भारतीय सदस्यों को स्थायी समितियों में नियुक्ति मिली। स्थायी समिति, लोक लेखा समिति वगैरह, ये सब जो कुछ समितियां थी, इनमें जो है भारतीय सदस्यों को जो है नियुक्ति दी गई, जो कि पहले नहीं दी जाती थी। तो इसके बारे में जाने आप, आगे और जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यही खत्म नहीं होता है, बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। आपने पढ़ लिया तो फिर इससे संबंधित प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे और आते हैं सभी परीक्षा में। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। अब आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या क्या हुआ भाई। थोड़ा पलटने में मुझे देर लग रहा है क्योंकि यहाँ स्पेस की थोड़ी मेरे पास कमी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन, प्रश्न हमेशा आते हैं मुख्य परीक्षा में मूल्यांकन करने को, और यूपीएससी में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पहली बार थोड़ा मूल्यांकन करते हैं, तो पहली बार जो है ये कहानी हुई कि प्रांतीय विधानसभा में विस्तार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसमें हुई, इसके बारे में हमें इसमें देखना है। मतदान का अधिकार मिला, महिलाओं को मतदान का अधिकार तो था नहीं, वो मिल गया। उत्तरदायी शासन प्रणाली जो हमेशा से लोग मांगते थे वो आ गया, मतलब उत्तरदायी अब गवर्नर जनरल हो गए थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हुई, केंद्र में 2 सदन हुए। कौन कौन से सदन, विधान सभा और विधान राज्य परिषद, जिसको अब लोकसभा राज्यसभा का रूप में देखते हैं। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन, हस्तांतरित और आरक्षित, 2 विषय में बांटा गया, हमने पहले पढ़ा था। भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व, जो भारतीय को एक भी नहीं दिया गया था सीट, वहां 3-3 सीट दिए जाने लगे, मतलब तिगुना प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। उसके बाद भारत सचिव के वेतन ब्रिटिश कोष थे, यानी ये होम रूल लीग का विशेष मांग था। ये लोगों का विशेष मांग था कि अब जब
ब्रिटेन में अधिकारी रखे हुए हैं भारत सचिव को, तो उनको पेमेंट अपने हिसाब से दीजिए, अपने यहाँ से दीजिए। तो वही होने लगा, ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा और भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई, एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो ये सारी चीजें देखिए हमने पीछे पढ़ा था, उसी से निकल के सामने चला आया। याद करने की और रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं रटिए नहीं, समझिएगा तो जीवन भर याद रहेगा। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखिए, इसको कुछ लोगों ने क्या क्या कहा। हमेशा कभी कभी जो है प्रश्न आ सकते हैं कि बेड़ियों का जाल, भारत शासन अधिनियम को बेड़ियों का जाल किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जी हां, बेड़ियों का जाल किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद भविष्य में भी भारत को परतंत्र बनाए रखने का अंग है ये कौन? भारत शासन अधिनियम 1919 किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था इस अधिनियम को कि भविष्य में भी भारत को गुलाम रखने के लिए एक तरीका है ये अधिनियम, महात्मा गांधी ने। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि उत्तरदायी शासन का अगर हम नाम लेते हैं तो लगता है कि 500 वर्ष पहले का चिंतन कर रहे हैं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के अनुसार तो उत्तरदायी सरकार होनी ही नहीं चाहिए, खत्म हो गया वो मामला। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो ये कुछ तथ्य आप लोग याद रखें, कुछ महापुरुषों ने इसके बारे में क्या कहा था। अब जानते हैं अधिनियम के दोष। तो देखिए दोस्त, अगर आपने यहां तक अच्छे से पढ़ा ना तो इसमें जो दोष हैं उन्हें भी आप निकाल सकते हैं, या मेरे बताने बाद कहेगा अरे हाँ ये तो है। देखिए, सीमित मताधिकार, कहने का मतलब है कि कुछ सीमित लोगों को ही मताधिकार था, सबको नहीं था। उसके बाद गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद पर सदस्यों का कोई नियंत्रण नहीं था। अब गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद ये दोनों मिलके क्या फैसला लेते हैं, इन पे कोई नियंत्रण नहीं था। कोई जो है इस पे जो है इसको रोक नहीं सकता था, कर दिया तो कर दिया। उसके बाद केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। वो तो जानते ही आप कि जो विषय का विभाजन हुआ, किसको क्या दिया जाए, वो ऐसे भी केंद्र में क्या प्रांतों में भी संतोषजनक नहीं था। आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय अव्यवहारिक। देखिए मैंने कहा था ना, फायदा वाला वो लोग लेते थे, वही है। व्यवहार कुशल है ये नहीं है, ये लोग जो है अपने अपने फायदा देख लिए। वित्त एवं नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं। अब ये लोग अपने मन से खर्चा करते थे, खुद पे खर्चा करते थे पार्टी वाटी में, तो ये अपने सुख सुविधा पे खर्च करते थे, इस पर कोई नियंत्रण किसी का नहीं था। कांग्रेस ने इसे निराशाजनक एवं असंतोषकारी अधिनियम कहा। ठीक है, तो जहां हम लोग उस समय से 1919 के भारत शासन अधिनियम की बड़ाई देखते आ रहे थे, बड़ी बड़ी चीज जो पहले कभी नहीं हुई वो हुई, फिर भी इतना रहते हुए भी जहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, उत्तरदायी शासन की प्रणाली की स्थापना हुई, द्विसदनीय व्यवस्था हुई, तेगुना प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन सारे फायदे के अलावा, सारे लाभ के अलावा इस अधिनियम में कुछ दोष भी थे जिनको हमने यहां देखा। तो आशा करता हूं कि अब भारत सरकार जो है, यहां भारत सरकार मैंने लिख दिया है, माफ कीजिएगा, यहां भारत शासन कर लीजिएगा, यहां पे भारत शासन कर दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा, क्या क्या प्रावधान हुए थे। अब गांधी जी का आगमन हो चुका था भैया 1915 में, तो उनको इग्नोर कीजिएगा तो समझ लीजिए नोट पर उन्हीं का चित्र रहता है। ठीक है, तो उनको तो आप भूलिए ही मत। तो देखते हैं, बहुत कुछ आपने गांधी जी के बारे में और डिटेल में क्या क्या आंदोलन चले सबके बारे में इसी चैप्टर में जानेंगे। लंबा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना है, मैराथन दौड़ना है और जीत के दिखाना है। चलिए चलते हैं, रास्ता फिर आगे तय करते हैं। अब मैं आपको लेके आ गया इस पेज पे गांधी जी का अभ्युदय। गांधी जी का अभ्युदय, गांधी जी कहां से आए, कैसे आए। तो प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग, थोड़ा सा इसका हल्का सा देखेंगे एक झलक। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान था पोरबंदर, जो कि कठियावाड़ जिले में है, और कठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में है। पूरा नाम इनका था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, पिता उस समय काठियावाड़ के दीवान थे। वो गांधी जी जो थे जब देश में जन्मे तो दक्षिण अफ्रीका कैसे पहुंच गए? तो दक्षिण अफ्रीका जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की, पूरी की, तो उनको जो केस मिला, दादा अब्दुल्ला का एक केस मिला, उनके मुकदमे के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने जो भारतीयों की स्थिति देखी, उन्हें काफी जो है
काफ़ी दुख महसूस हुआ, काफ़ी दुख हुआ। खासकर श्रमिक वर्ग के लोग जो थे वो बहुत ही दयनीय स्थिति में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। दक्षिण अफ्रीकी जो सरकार थी इसने कई तरह के कठोर नियम उन पे लगा रखे थे, यहाँ तक कि शादी भी अपनी मर्जी से नहीं करना है, रात को फुटपाथ पर सड़क पे निकल नहीं सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, गाड़ी की किसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में चढ़ नहीं सकते हैं, थर्ड क्लास में। मतलब इतने सारे जो नियम कानून थे ना, सभी भारतीयों के विरुद्ध थे। गांधी जी को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अब वहाँ से गांधी जी ने जो है संघर्ष शुरू कर दिया। अब तो गांधी जी कैसे संघर्ष करेंगे आप तो जानते होंगे। गांधी जी ने क्या किया कि अफ्रीकी सरकार से प्रार्थना पत्र और याचना के माध्यम से एप्लीकेशन लेटर लिखते थे। वो मानने वाली है सरकार। ब्रिटेन से भी मदद मांगी। ब्रिटेन को कहा कि जब अब भारतीयों को आपने जो है आप शोषण तो कर लेते हैं, जब अब आपका उपनिवेश है, आप भारत के उपनिवेश है, वहाँ आपने अपना बिजनेस फैला रखा है, व्यापार किया है, वहाँ से आप फायदा कमाते हैं, तो उनका संरक्षण भी कीजिए। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन से भी मदद मांगी। उसके बाद एक नेटल भारतीय कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की और इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया। ये दक्षिण अफ्रीका में ही ये सब काम वो कर रहे थे। इसके माध्यम से वो अपनी आवाज फैलाते थे। सत्याग्रह का काल। अब देखिए सत्याग्रह समझते हैं। सत्य आग्रह संधि विच्छेद कीजिएगा तो सत्य आग्रह मतलब बिना हिंसा के आग्रह करना। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा की नीति को अपनाया। सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ, विनम्रता के साथ आज्ञा की अवहेलना करना। जी महाशय माफ कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, मतलब असहयोग देना। उस समय उन्होंने जो पहला काम किया वो ये किया, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह किया। अब ये पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या है तो ध्यान से समझिएगा क्या है। जितने भी भारतीय थे ना, या जितने भी काले लोग थे, चाहे वो अफ्रीकी ही क्यों ना हो, अगर उन्हें अफ्रीका में घूमना है तो एक प्रमाण पत्र हमेशा साथ में लेकर चलना है, जिस पर ठप्पा लगा होता था कि आप हमारे दक्षिण अफ्रीका के स्थायी निवासी नहीं है, आप अनुमति के साथ घूम रहे हैं। ये प्रमाण पत्र साथ में लेकर घूमना पड़ता था। इसका विरोध गांधी जी ने पहले किया, इसके विरुद्ध पहले सत्याग्रह किया। गांधी जी को क्या किया, लोगों ने बहला फुसलाकर व्हाइट पेपर पर साइन वगैरह लेके क्या किया, वो उसी तरह का प्रमाण पत्र वो गांधी जी का बना दिया। लो अब यहां पे गांधी जी ने क्या किया, वो उस प्रमाण पत्र को, कागजात को क्या किया, जला दिया। जलाने के लिए गांधी जी को कारावास हुई थी, जेल की सजा हुई थी। उसके बाद जो गांधी जी का दूसरा काम था, प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। जो प्रवासी भारतीय थे, बाहर से जो भारतीय आते थे दक्षिण अफ्रीका में, उनके प्रवेश पर रोक था। बिना हायर अथॉरिटी की अनुमति लिए बिना उनको घुसने नहीं दिया जाता था। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, कई बार बाहर की यात्राएं की, अप डाउन किया, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1908 में गांधी जी को फिर जेल भेजा गया। 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। लियो टॉल्स्टॉय से बड़ी ही प्रभावित थे गांधी जी, और लियो टॉल्स्टॉय ने गांधी जी को जो है भूमि दी थी। जी हां, गांधी जी को भूमि दी थी। अब उस भूमि में क्या हुआ था, ये टॉल्स्टॉय फॉर्म है क्या, थोड़ा जान लीजिए टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में। टॉल्स्टॉय फॉर्म एक ऐसा फार्म हाउस था बड़ा सा, जिसमें गांधी जी उन लोगों को रखते थे जो शरणार्थी थे, जिनको अफ्रीकी सरकार त्याग देती थी, जिनको घर द्वार नहीं रहता, उनको शरण देते थे। यही टॉल्स्टॉय फॉर्म था। टॉल्स्टॉय बड़े ही दयावान व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी का सहयोग किया था। तो 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी। उसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ रहा है। आपको थोड़ा सुन के भी अजीब लगेगा कि यहां देखिए, पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। अब क्या किया अफ्रीकी सरकार ने, जो भी लोग शादी करते थे ना, जो भी लोग, सब पर जो है 3 पाउंड का कर आरोपित कर दिया। मतलब शादी करेंगे तो 3 पाउंड का कर देना होगा, नहीं तो अविवाहित रहिए। अब उनकी इनकम जो थी, 3 महीने की इनकम 3 पाउंड की थी लोगों की, गरीबों की। कहां से वो 3 पाउंड एक बार में भरेंगे एगो शादी करने के लिए। तो सबने जो है इसमें भाग लिया, इस आंदोलन में लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया। न्यायालय ने फिर क्या किया, एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया, जिससे पूरा हल्फा मच गया। अजीब सी घटना हुई, लोग पूरा त्राहिमाम करने लगे। क्या हुआ,
तो न्यायालय ने जो है जितने भी विवाह हुए थे जो ईसाई पद्धति के विरुद्ध थे, जी हाँ, क्रिश्चियन सिस्टम्स के विरुद्ध थे, सारे विवाह को अवैध घोषित कर दिया। लीजिए, अब वो अवैध हो गए तो पत्नियां अवैध, बच्चे अवैध, सब कुछ अवैध, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। खाद्यान्न तथा बगान के मजदूर भी जो है आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि भाई शादी तो सबको ही किया था। अब यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग ने इस नियम की निंदा की। लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि ये जो है विवाह वाला सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी तथा सहयोगियों को उस समय जेल की हवा खिलाई गई, फिर से जेल भेजा गया। समाधान क्या हुआ इसका? भाई इसका समाधान तो बहुत जरूरी है भाई, शादी करना तो मुझे लगता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए जल्दी जल्दी सब कोई। तो समाधान क्या हुआ? गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंग, गोपाल कृष्ण गोखले और CF एंड्रूज सबने मिलके दक्षिण अफ्रीका सरकार से जो है लंबी बातचीत की। बातचीत के बाद कहीं जाकर पोल टैक्स कानून जो था उसके सभी प्रावधान कैंसिल कर दिए गए और अपने रीति रिवाज से विवाह करने की अनुमति भी दी गई, और दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने थोड़ी सी सहानुभूति भारतीयों के लिए जताई। तो देखिए शुरुआत है ये, जी हाँ, ये तो अभी शुरुआत है मालिक। थोड़ा सा आगे चलते हैं, गांधी जी का कारनामा आगे देखते हैं। बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे उन्होंने। अब देखिए यहां हम लोग आ गए हैं, गांधी जी का अनुभव क्या रहा दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में चले आए, उन्होंने देखा कि भारतीय बड़े जुझारू होते हैं, मतलब लग गए तो फिर छोड़ेंगे नहीं जल्दी, उनको सिर्फ सपोर्ट किया और समर्थन की जरूरत होती है। तो भारतीयों के जुझारेपन की झलक उनको मिली। विभिन्न समुदायों के लोगों के मध्य उन्होंने एकता स्थापित की और गांधीवादी नीति से लोगों का परिचय करवाया। लोगों को बताया कि केवल लड़ाई झगड़े करके नहीं, इस तरह की सत्याग्रह नीति से भी सरकार को झुकाया जा सकता है। तो ये गांधी जी का एक अनुभव था। अब गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीक थोड़ा जान लीजिए, आपके लाइफ में बहुत काम देने वाला है ये। कौन सी तकनीक, वो क्या करते थे सत्याग्रह करने के लिए, क्या चीज है सत्याग्रह? तो सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित होता है। उनकी गांधी जी का सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित था। उसके बाद असहयोग तथा बहिष्कार का सिद्धांत था, मतलब कोई भी काम होगा उसमें हम सहयोगी नहीं करेंगे, आपका कोई काम नहीं करेंगे और आपकी सारी चीजों का बहिष्कार करेंगे। लड़ाई नहीं करना है, करों का भुगतान नहीं करेंगे और आपका सम्मान भी नहीं करेंगे। सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए एक सत्याग्रही में। ये सब तकनीक था गांधी जी का, इसी को इस्तेमाल करते थे वो। बुराई करने वालों से अनुराग रखना है, घृणा एवं द्वेष नहीं करना है, मतलब उसको मारना पीटना नहीं है, उससे दूरी बना के रखना है। बुराई के सामने सर नहीं झुकाना है। बहादुरी तथा दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है। तो ये सारे क्वालिटीज थे जो कि एक सत्याग्रही में होनी चाहिए, और गांधी जी इसी सब चीजों का प्रयोग करते थे। यही उनकी तकनीक थी, सत्याग्रह की तकनीक। अब भारत में कहाँ से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, यहाँ से थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह, जी हाँ, ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कई बार हुआ, लेकिन प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जा सकता है। इसमें क्या हुआ था, 3 कठिया प्रणाली बहुत प्रचलित थी। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 3/20 बीघा में जो है नील की खेती अनिवार्य थी। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना ही करना है। किसान ऐसा करना नहीं चाहते थे, नील की खेती से खेत बर्बाद हो जाते थे, उनके मूल्य भी नहीं मिलते थे। वहीं उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, अगर अंग्रेज कहते थे कि अगर आप दूसरा चीज की खेती कीजिएगा तो कीजिए, लेकिन उस पर जो कर आपको 5 गुना देना पड़ेगा। हमेशा कर बढ़ा के रखते थे दूसरे चीज की खेती पर, मतलब नील की खेती करने पर मजबूर करते थे किसानों को। तब जाके जब अति हो गया तो राजकुमार शुक्ल एक लोकल नेता थे, स्थानीय नेता, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण किया और कहा कि आइए थोड़ा उद्धार कीजिए हम लोगों का। गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना। अंत में सरकार द्वारा 3 काठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा, और जो भी जागीरें हड़पी गई थी सरकार द्वारा वो सभी किसानों को लौटानी पड़ी। तो ये भारत में पहली जीत थी, पहली सत्याग्रह की जीत थी। चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखिए, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद फिर गांधी जी आगे बढ़े। दूसरा कारनामा गांधी जी का था अहमदाबाद मिल हड़ताल। हम लोग उस समय दक्षिण अफ्रीका कारनामा, अब ये भारत का कारनामा देख रहे हैं। 1918, 1 साल के बाद इसको प्रथम भूख हड़ताल कहा है। क्वेश्चन आए
कई बार आए हैं, मैंने खुद 2 बार फेस किया है। प्रथम भूख हड़ताल स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम भूख आंदोलन किसको कहा जाता है, कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, या ये कभी कभी डेट ईयर दे देगा 1918 में। क्या हुआ था कि प्लेग बोनस दिया जाता था कर्मचारियों को, 50% बोनस दिया जाता था पहले। अब वो 50% सीधे सरकार 20% पे चली आई। मतलब सरकार नहीं आई, जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने कहा कि 20% से अधिक नहीं देंगे। इसके लिए जो है 35% बोनस की कहा गया कि ठीक है, अगर कंपनी की हालत ठीक नहीं है, उद्योग धंधे नीचे चले गए हैं, कम से कम 35% दो। 35% बोनस की मांग थी और 20% की अनुमति थी। यहीं पे असली विवाद था। अब गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल की सलाह दी। गांधी जी ने कहा जब तक शरीर में प्राण रहे भूख हड़ताल करो, भूखे रह के आंदोलन करो। वहां पे अनुसुईया बेन, बहन अनुसुईया बेन तथा अंबालाल साराभाई, दोनों का नाम याद रखिएगा, इनका बहुत योगदान था इसमें। समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, समाचार पत्र में प्रकाशन दिया गया, प्रकाशित किया गया इन सब चीज़ों को, जिससे और विवाद बढ़ा। अंत में मिल मालिक को 35% बोनस देने को राजी होना पड़ा। तो ये दूसरी जीत थी गांधी जी की। आइए आगे चलते हैं। खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन बोला जाता है 1918 में। ऐसा तो 1921-22 में हुआ था, लेकिन 1918 में जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये असहयोग आंदोलन का एक रूप था। इसलिए अगर प्रश्न पूछे कि प्रथम असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1918 में हुआ, प्रथम अगर कह दे तब खेड़ा आंदोलन के रूप में हुआ था। क्या था भाई खेड़ा? खेड़ा में हुआ क्या था? तो खेड़ा एक जिला था। 1918 में ही गुजरात में भीषण अकाल आया था, बहुत बड़ा अकाल आया था। लेकिन अंग्रेजों ने माल गुजारी वसूल जो है वो जारी रखा, टैक्स वसूलते रहे। अब टैक्स वसूलने से स्थिति काफी दयनीय हो गई। लेकिन ये जो राजस्व संहिता है, ये क्या कहता था कि अगर आपका उत्पादन 1/4 से कम हो, यानी जितना होना चाहिए उसका 1/4 से भी कम है, तो आपको माल गुजारी नहीं देना है। यही गांधी जी समझा रहे थे। लेकिन ये लगातार मालगुजारी वसूलते रहे। 1919 में गांधी जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया ब्रिटेन सरकार को, लेकिन सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया। अंत में गांधी जी ने किसानों को क्या किया, एकजुट किया और कर नहीं देने का शपथ दिलाया। बोला शपथ ले लो, कसम ले लो कि हम कर नहीं देंगे, बात खत्म। सरकार ने क्या किया, दमन का सहारा लिया, जगह जगह मारपीट की, लोगों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। अब यहाँ पे जो है मामला और भड़क गया, पूरा देश एकजुट हो गया। असहयोग का सिद्धांत यहीं पे स्कूल के सामने है। लोगों ने सारे काम छोड़ दिए, सरकारी कामकाज, सरकारी कपड़ा बुनना छोड़ दिया, सरकारी कार्यालयों में काम करना छोड़ दिया। अब असहयोग का सिद्धांत उन्होंने ले लिया, इसलिए इसको प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। सरकार द्वारा अंत में कर माफ किया गया उस साल के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए क्या किया गया, कर को माफ कर दिया गया, जब्त संपत्ति जो है लौटा दी गई। यही खेड़ा आंदोलन था। अब जानते हैं आगे रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह और जालियांवाला बाग नरसंहार का। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, थोड़ा डिटेल में जान लीजिए इसको। तो एक व्यक्ति थे सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर जो है एक रॉलेट अधिनियम आया। ना वकील ना दलील वाला कानून इसको कहा जाता है, या फिर काला कानून। क्यों? क्योंकि बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। यही था रॉलेट एक्ट, बिना वारंट के शक के आधार पर गिरफ्तारी। इसका विरोध हुआ, प्रथम जन आंदोलन कहलाता है। जो रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था इसको क्या कहता है, प्रथम जन आंदोलन 1919 में। जी हाँ, 1919 में देशव्यापी। तो जब प्रथम जन आंदोलन पूछा जाए तो 1919 में देशव्यापी आंदोलन हुआ था। सत्याग्रह का प्रारंभ जो है हुआ था। सत्याग्रह प्रारंभ तो पहले भी हो गया था, लेकिन जालियांवाला बाग के लिए, रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया जाने लगा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ, लोग उपवास किए, प्रार्थना सभा की, अवज्ञा की, यानी आज्ञा मानने से इनकार किया। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इसी में क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्या मैटर हुआ था, तो 9 अप्रैल का वो दिन था। 9 अप्रैल 1919 का वो दिन था। सैफुद्दीन किचलू एक क्रांतिकारी थे और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों की गिरफ्तारी हो गई।
अब दोनों की गिरफ्तारी क्यों हुई कोई नहीं जानता था। ये दोनों क्रांतिकारी थे, कुछ किया कि नहीं किया कोई नहीं जानता था। जब बिना वारंटी के गिरफ्तारी करना है शक के आधार पर दोनों को उठा लिया। 3 दिन के बाद 12 अप्रैल को जो है जनरल रेजिनाल्ड डायर की घोषणा हुई। जी हां, जनरल डायर ने घोषणा की थी, ये बात सब जगह नहीं लिखी हुई है। क्या घोषणा की थी? उन्होंने कहा था कि कोई सभा मत कीजिएगा, कोई तरह का जो है आंदोलन मत कीजिएगा, घर के भीतर ही रहिएगा और जब बाहर निकलने का पास आपके पास रहे तभी लेके उसको निकलिएगा, बिना पास के बाहर मत निकलिएगा। लेकिन ये घोषणा लोगों तक सही से पहुंच नहीं पाई या सरकार उसे पहुंचाना नहीं चाहती थी, मान के चलिए। ये हंटर आयोग के रिपोर्ट में आया था कि सरकार ने ये घोषणा ठीक से की ही नहीं थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन था जब उन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांति सभा हो रही थी। शांति से लोग विचार कर रहे थे। अब जनरल डायर ने घोषणा तो कर दी थी, इसको आया बहुत गुस्सा। इसने क्या किया? खुली फायरिंग, जी हाँ, ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया। 1000 से अधिक लोग मारे गए, ये सरकारी आंकड़ा है, काफी अधिक लोग मारे गए थे। 1940 में उधम सिंह नामक व्यक्ति क्रांतिकारी ने क्या किया? ब्रिटेन जाकर डायर को गोली मार दी और फांसी पर झूल गए। उधम सिंह का नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन में जाके मारे थे जनरल डायर को। तो ये हुआ। इसके बाद अब इसकी जांच हुई, क्योंकि इसका जो है पूरे विश्व में इसकी जो है आलोचना हुई। ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था, पूरे विश्व में आलोचना हुई। तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में क्या किया? एक आयोग का गठन कर दिया, हंटर आयोग का। जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए बनाया गया आयोग। अध्यक्ष थे विलियम हंटर, जी हाँ, इन्हीं के नाम पे था। 3 भारतीय सदस्य थे, इनका नाम यहाँ पर रखिएगा। सर CH सीतलवार, चीमन लाल, हरिलाल सीतलवार, ऐसे इनका नाम था। चीमन लाल, हरिलाल सीतलवार, पंडित जगत नारायण और अहमद खान, ये तीनों बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे। इन तीनों को सदस्य बनाया गया था, नाम याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सदस्य नहीं दिया था। 2 का नाम दिया रहेगा, तीसरा का नाम नहीं दिया रहेगा। 1920 में क्या हुआ? आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई। आपको बड़ा ही जानकर आश्चर्य होगा कि आयोग की रिपोर्ट में क्या आया। आयोग की रिपोर्ट में डायर को दोषी माना गया था। डायर को कहा गया था कि डायर ने एक जो है, कह सकते हैं कि डायर ने जो है एक आपराधिक और अमानवीय प्रवृत्ति दिखाया है यहाँ पर। और ऊपर से डायर ने कभी जो है कोई चिकित्सीय सहायता भी नहीं भेजी लोगों को गोली मार के। और डायर का कहना था कि मैंने अपना काम किया है, मेरा काम था लोगों को गोली से डराना, उस समय मैंने अपना काम किया। चिकित्सा कराना और इलाज कराना मेरा काम नहीं था, वो सरकार का काम है। तो डायर ने ये कहा, बड़ी ही अजीब सा ये स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से उसको दोषी तो ठहराया गया। लेकिन अगर वो दोषी ठहरा जाता तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की नींव हिल जाती और उसकी पूरी जग में जो है, उसकी जो है, कहते हैं कि लोग थूकते उस पर, हाँ, पूरी तरह जो है हंसी उड़ाई जाती। इसलिए क्या किया गया? कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दायर किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। डायर को क्या किया? सिर्फ उसके पद से हटा दिया गया और इंग्लैंड बुला लिया गया। वहीं पे कांग्रेस ने क्या किया? गैर सरकारी समिति का गठन किया। कांग्रेस क्या की? सरकारी कमेटी तो नहीं था, एक गैर सरकारी कमेटी गठन किया जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसकी कड़ी निंदा की गई और बताया गया कि 1000 से ज़्यादा मरे हैं। हंटर कमेटी में केवल 1000 से कम बताया गया है, 800 कुछ बताया गया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 1000 से अधिक मारे गए हैं। तो ये कहानी थी। अब बताइए आप कि आपने कोई परीक्षा दी होगी तो इनसे सबसे संबंधित प्रश्न जरूर आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर हम लोग जल्द लेके आएंगे और जल्द इसको खत्म करेंगे। मैं आज 2 चैप्टर लाने वाला था, लेकिन इस चैप्टर के लंबा होने की वजह से मैं जो है दूसरा चैप्टर नहीं ला पाया। और दूसरा चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़ लिया कि ये देखिए मेरी किताब भी उल्टी हो गई है, उल्टी छपी है, मुझे बहुत इसको जो है अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें पढ़ना है अगला चैप्टर खिलाफत आंदोलन। जी हाँ, चैप्टर अध्याय 16 में पढ़ना है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो यहां से जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है किताब, हम जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी ही हम लोग फिर दूसरे कुछ की शुरुआत करेंगे। तो बने रहिएगा। चलते हैं मेन वीडियो पे। अब बताइए कैसा लगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।
बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा। आराम से स्टडी कीजिएगा ना दोस्तों, 40 दिन में खत्म हो जाएगा। और 40 दिन इतना मोटा पूरा नोट्स बनाने के लिए, आपके लिए मैं 2 बजे रात तक नोट्स लिखता हूँ, तो क्यों 40 दिन में समाप्त करने के लिए। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। हड़बड़ा के कीजिएगा तो याद किया हुआ आप भूल जाइएगा, रिवीजन नहीं कर पाइएगा, नर्वस हो जाइएगा। नर्वस नहीं होना है, सफर बहुत लंबा है, सफलता एकदम पता है हमें, सफलता कहां मिलेगी वहीं हमें पहुंचना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर नंबर 16 के साथ अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।